हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने 9th का एक टॉपिक है, चैप्टर है मोशन। ओके, सो सबसे पहले हमें स्टडी करनी चाहिए रेस्ट एंड मोशन की। व्हाट इज़ रेस्ट, व्हाट इज़ मोशन। सो व्हाट इज़ रेस्ट? इफ द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम और एनी रेफरेंस फ्रेम देन इट इज़ एट रेस्ट। मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि ये अपना कोई एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया, आरपी मीन्स रेफरेंस पॉइंट, और इस पॉइंट के अबाउट आप इधर गए फॉर एग्जांपल 4 मीटर, ठीक है। और आपने जब वॉच में मेज़र किया तो बज रहे थे यहाँ पर 4, और जब आप यहाँ पहुँच गए तो टाइम हो गया ये आपका 01, ठीक है। मतलब आपने 1 मिनट का टाइम लिया, तो टाइम का भी एक रेफरेंस लेना है और किसी पॉइंट के अबाउट भी बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ट्रैवल करके आते हो तो आपको ये तो बताना पड़ता है ना कि कहाँ से ट्रैवल किया आपने, कहाँ से आपने 1 मीटर कवर किया। सो रेस्ट का मतलब है कि पोजीशन भी चेंज ना हो और टाइम मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम और एनी रेफरेंस फ्रेम, तो उस कंडीशन में हम रेस्ट में बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट को। ओके, मोशन, इसमें क्या होगा कि पोजीशन चेंज होगी पार्टिकल की और या ऑब्जेक्ट की किसी पॉइंट के अबाउट या टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टाइम और एनी फिक्स पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। सो एक आइंस्टीन ने फेमस स्टेटमेंट दिया था कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सब रिलेटिव हैं। और कैसे रिलेटिव हैं? जैसे ये मान लीजिए अर्थ है और ये इसके अराउंड मून रिवॉल्व करता है, तो यदि हम मान लीजिए यहाँ से अर्थ से देखें तो हमें क्या फील होगा कि मून रेस्ट में है, हमें ऐसा फील होता है, ठीक है, कि भाई एक्चुअली वो उसकी स्पीड जो है वो उसका जो हर पार्ट है वो थोड़ा सा गलत, उसमें बताता हूँ आपको सही तरीके से। देखो एक्चुअल में इसका सिनारियो क्या है, हमें अच्छे से पता है कि हमारी अर्थ है ना वो रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, यदि ये एक्सिस है उसकी, और मून है वो रिवॉल्व करता है। देखो रोटेट करना और रिवॉल्व करना अलग चीज़ें होती हैं। रोटेशन मतलब खुद की एक्सिस पे और रिवॉल्यूशन मतलब किसी पॉइंट के अबाउट। तो ये मून है, तो हमें इसका ये हर बार हमेशा यही पार्ट दिखाई देता है। आप कभी ऑब्जर्व करना, सेम पार्ट दिखाई देता है। उसका रीज़न ये है कि जितनी स्पीड से, जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है उतनी से ही ये घूम रहा है। तो ये जो किसी पर्सन के लिए ये जो पॉइंट रहेगा ना ये फिक्स रहेगा। तो हम देखते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ वो रिलेटिव मोशन है, ठीक है। लेकिन मान लो आप किसी ऐसे फ्रेम में बैठ जाओ जैसे एक कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और आप उसी कार के अंदर बैठे हैं। अब कार जा रही है 40 मीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकंड से फॉर एग्जांपल, तो कार के रेस्पेक्ट में तो आप कॉन्स्टेंट में है ना, सॉरी रेस्ट में है। बट ग्राउंड पे यदि कोई पर्सन खड़ा है तो ग्राउंड पे पर्सन क्या बताएगा कि दोनों बोथ कार एंड मैन आर इन मोशन। सो इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, एब्सोल्यूट नाम की कोई चीज़ नहीं है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं अच्छे से कि मान लो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, पॉइंट ए से आप इधर आए पॉइंट बी की तरफ साउथ में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, और आपने कवर कर लिया 4 मीटर। अब आप यहाँ से गए वापस, आपने लेफ्ट टर्न ले लिया ईस्ट की तरफ, ऐसे मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये इसने कवर कर लिया बेटा 6 मीटर। तो आप क्या कहोगे कि जो ए से सी पर गया है, ए से C2 गया है, उसकी जो लेंथ है टोटल, वो लेंथ कितनी है? लेंथ का मतलब टोटल जो पाथ कवर किया 4 + 6, तो 10 मीटर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ। अब वो कैसे भी हो रही है, वो चाहे ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल है इसको आपको मेजर करना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जैसे मैं अभी वाला एग्जांपल ले रहा था, इसमें देखो ध्यान से, ए और सी के बीच की मिनिमम लेंथ क्या है? यही तो होगी बेटा,
सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बना दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, निकाल लेंगे। देखो जो हाइपोटेनस आएगा यानी डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 52 हो गया, ये तो √52, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 13 × 4, तो 4 से 2 बार आ जाएगा, 2√13 मीटर इज द आंसर। सो ये जो वैल्यू है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब इस वाले केस में देखें तो बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की सीधी डायरेक्ट लेंथ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, जैसे कोई पर्सन मान लो ए से सी गया, फिर बी से सी गया, देन सी टू डी एंड देन डी टू ए गया, तो इसमें ए टू बी, ए बी, ए टू बी। अब ए टू बी वाले में हम देखें, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो ए टू बी में यदि डिस्टेंस निकालनी हो ना आपको, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए टू बी में इसकी रेडियस दे रखी 5 मीटर आपको, तो ये जो पूरी आर्क लेंथ आएगी ना ये आएगी आपकी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट बेटा ये होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट लेंथ, ओके। डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। आप सिंपल इसमें लगा सकते हो कि टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ इसकी 2πr होगी क्या, और ये जो आपने किया है यहाँ पर ये देखो 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 3rd पार्ट और 4th पार्ट, तो टोटल लेंथ क्या है, ये 1/4 पार्ट है। तो टोटल लेंथ कितनी है 2πr/4, यानी πr/2। सॉल्व कर लो इसको, r कितना है 5, तो 5π/2 मीटर इज द लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही ए से सी पूछेगा तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट देख लो इसमें कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, ये 5 है, ये 5 है, ये निकालना है, तो 5√2 आंसर आएगा इसका, 5√2। कैसे करेंगे, 5² + 5² का रूट, तो कितना हो जाएगा 2 इसको हटा दूँ मैं एक बार, देखो ये 50 हो जाएगा, और 50 को कैसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हैं 25 × 2, तो सिंपल 5√2 आंसर आ जाएगा, 25 बार आ जाएगा रूट से। वैसे भी देख लिया करो कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यदि सेम है ना, तो हाइपोटेनस हमेशा √2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ऐसे आप ए टू सी निकाल सकते होगे, ए टू सी कैसे निकालेंगे, देखो यदि आपको ए टू सी, मान लो पर्सन यहाँ आ गया, यहाँ खड़ा है ए टू सी, तो उसमें डिस्टेंस कितनी आएगी, इसका डबल कर देंगे, तो 2 × 5π/2 कितना आ जाएगा 5π, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट का यही तो है, यही है डिस्प्लेसमेंट, देखो ये वाली लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 2r यानी डायमीटर यानी 10, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ओके। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, कुछ भी बना सकता है, ट्रायंगल बना सकता है, रेक्टेंगल बना सकता है, स्क्वायर बना सकता है, हेक्सागन बना सकता है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए अपने को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्पीड है। सो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ और रह गई है, थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ आपको, डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सो बेसिकली है क्या है भी ये इसके पास देखो एक वैल्यू होगी, वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके पास, NV न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन क्या इसके पास डायरेक्शन भी है, यस। जब आप ये कह रहे हो A to B और B to C, तो आप ये बता रहे हो ना कि बेटा आप ये इसी रास्ते पे जाना है आपको, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, एक ही तो लाइन होगी, इसका मतलब इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना हो
तो इस वाले केस के लिए आप बताएंगे, फॉर एग्जांपल 5 मीटर आंसर आता है तो आप बताएंगे 5 मीटर फ्रॉम ए टू सी। यदि किसी डायरेक्शन में ऐसे आंसर आ जाए, ईस्ट की तरफ आंसर आ जाए, तो उसमें लिखेंगे 5 मीटर ईस्ट। और जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेंगे तो आप जानेंगे कि जो एक्स एक्सिस, जैसे जो ईस्ट की तरफ आता है, फॉर एग्जांपल ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैसे इस तरीके से देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। ये एक्स, ये वाई और जेड। मान लो किसी की डायरेक्शन एक्स की तरफ आ जाए तो उसमें लगाया जाता है आई कैप, जे की तरफ आ जाए जे कैप, जेड की तरफ के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आर द डायरेक्शन वेक्टर्स, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स, इनको बोलते हैं डायरेक्शन या बेसिकली यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इनमें ओनली डायरेक्शन होती है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। यदि किसी स्टेटमेंट आ जाता है कि नेगेटिव है तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है डिस्टेंस के बारे में, जबकि डिस्प्लेसमेंट पूरा हो सकता है। जीरो कब हो जाएगा? मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, घूम घाम के वापस यहीं पे आ गए आपने, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया उस कंडीशन में। नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पीछे की तरफ नेगेटिव है, और आप मान लो ये ऐसे जा रहे हो पीछे, तो आप -5 मीटर पे चले गए। अब -5 - 0 कितना आएगा? -5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। स्पीड पे आ जाते हैं। बेसिकली स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकंड के अंदर उसने मान लो 10 मीटर की लेंथ कवर की, तो भाई आप ये कैसे बताओगे कि उसने 1 सेकंड में कितना किया? 1 सेकंड में कितनी लेंथ कवर की उसने? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पीड। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो ये बताता है कि आपने जो डिस्टेंस कवर की, यदि मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास, अब जैसे इस वाले केस में निकालो 10/5 तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, और CGS में सेंटीमीटर है। अब आप ये तो बता रहे हो ना कि आपने 1 सेकंड में कितना कवर किया? 2 मीटर। 1 सेकंड का मतलब आपने एक रेशियो से डिफाइन कर दिया उस फिजिकल क्वांटिटी को। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? अब एवरेज स्पीड क्यों निकाला जाता है? देखो, जब हम बेसिकली ट्रेवल करते हैं या कुछ भी मोशन में होते हैं, तो हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती है। कभी कभी आप स्लो चल रहे हो, कभी फास्ट चल रहे हो, कभी आप रेस्ट में आ गए, रुक गए, फिर चलने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा निकाला जाता है ना कि आपने 1 आवर में जो ट्रेवल करके आए हो उसमें एवरेज स्पीड कितनी रही थी आपकी। इसलिए क्या किया जाता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें कुछ फॉर्मूले मैंने बनाए हैं आपके लिए। टाइम इंटरवल इज सेम, मतलब क्या है इसका? जैसे आप A से A' पे गए और A' से B पे गए, आपने इसमें टाइम लिया T, फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड, अगले वाले में 10 सेकेंड ली A' से B तक, तो आपका टाइम इंटरवल सेम हो गया ना बेटा। आपने पहले x1 लेंथ कवर की, जैसे 5 मीटर, फिर आपने x2 यानी फॉर एग्जांपल 10 मीटर, तो आपकी स्पीड अलग अलग हो सकती है ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना आता है? v1 + v2/2, सीधा याद करना है, ठीक है। आगे डिस्टेंस इंटरवल इज सेम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन है वो पहले 500 मीटर या ज़्यादा ही मान लो, पहले 5 किलोमीटर वो v1 स्पीड से कवर करती है, फिर अगला जो आपका फिर से 5 किलोमीटर आएगा वो v2 से कवर करती है। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला लगाना है, 2v1 × v2/v1 + v2। ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे प्लस है, ध्यान रखिए इस बात का। स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इधर जीरो और ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा जीरो होगी, पॉजिटिव होगी। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड बनती है डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, क्लियर। अब आ जाओ वेलोसिटी।
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज वेलोसिटी। वो तो इंस्टेंटेनियस हो गई है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। अब देखिए, मान लो कि आप ऐसे सर्कल पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप ए से बी तक आए, ए से बी तक आए और फिर बी से सी तक आ गए। तो देखो बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा क्या आपका 2 आवर्स, लेकिन आपकी डिस्टेंस तो ये होगी ना बेटा। इसका मतलब इस वाले केस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी दोनों की। जैसे 5 सेकंड में ए से सी तक आ गए आप, तो दोनों का टाइम तो सेम है ना बेटा, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। सो योर आंसर विल बी डिफरेंट फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इन व्हाट कंडीशन दे आर विल बी सेम? ये कब सेम होंगी? जब आप ए से बी जाते हो स्ट्रेट लाइन पे, बिना लेफ्ट राइट देखे सीधे जब स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं ना अपन, इस रोड पे सीधे जा रहे हैं बिल्कुल, और आपने 5 किलोमीटर कवर कर लिया। अब आप बताओ, इस वाली कंडीशन के लिए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे क्या? यस सर, इस वाली कंडीशन के लिए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे सर। कैसे आएंगे? अरे सर, आप स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करवा रहे हो हमें, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो गए ना सर हमारे लिए। तो उस कंडीशन में बेटा आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा ना यहाँ पर, और जो स्पीड आएगी, वो दोनों सेम होंगे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते हैं, और यदि सेम हो सकते हैं तो हमें बताइए कि कौन से केस में सेम होंगे। फिर इस तरीके से बताना होता है। तो ध्यान रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली देखो ऐसे लिखा जाता है, जब कोई वेलोसिटी लिखी जाती है तो उसके ऊपर एक वेक्टर का साइन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन हम उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ओनली वैल्यू, तो ऐसे लिखेंगे, मोड लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मोड, MOD, मॉड्यूलस, मोड। और कई बार उसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं v। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द, अब जैसे आप एक्सेलरेट करते हो कार को, बाइक को, स्कूटी को, फिर आप ब्रेक लगाते हो, डी एक्सेलरेट करते हो, है क्या ये? एक्सेलरेशन इज बेसिकली वही हमें बताता है कि हम 1 सेकंड में हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। जैसे आपने के ब्रेक लगाने से पहले आपकी कार की स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपने 1 सेकंड के लिए ब्रेक अप्लाई किया, कार की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। चेंज कितना आया बेटा? 45 माइनस 30। हालांकि फाइनल 30 है तो 30 माइनस 45 आएगा, कितना आएगा? -15 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड में। तो यही तो चीज़ है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में हमारी वेलोसिटी में जितना चेंज आता है उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। इसको डेल्टा वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी में आने वाला चेंज। डेल्टा वर्ड चेंज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, चेंज के लिए, वेरिएशन के लिए। सो डेल्टा वी अपॉन टाइम। अब डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टाइम क्या आएगा? एक्सेलरेशन। अब देखो, ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा? बिल्कुल आएगा सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है, जैसे पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर मतलब 1 सेकंड का मतलब ऐसे मान लेता हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड से चेंज आया। उसके बाद अगले 1 सेकंड के लिए भी चेंज कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड के लिए भी चेंज कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी इस वाले केस में, स्पेशल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, u प्लस वी अपॉन 2, सीधा u प्लस वी अपॉन 2। इसके बाद आता है ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें क्या पढ़ना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ।
पोजीशन टाइम ग्राफ। सो ये कैसे बनता है, देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नीचे टाइम आएगा, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, पोजीशन को आप एक्स से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो एक्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसमें सबसे पहले मैं डिस्टेंस का दिखा देता हूँ एक बार। यूनिफॉर्म स्पीड का यदि केस हो आपके पास, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जैसे आप बनाते हो एक टेबल बनाते हो आप, इसमें सबसे पहले टाइम आ जाता है और ये आ जाती है डिस्टेंस और यहाँ आ जाती है स्पीड। अब ध्यान से सुनना, आप पहले 1 सेकंड में आपने 5 मीटर की लेंथ कवर की, फिर जब आप 2 सेकंड पे थे तो 10 पे पहुँच गए, 3 पे थे तो 15 पे पहुँच गए। पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप बताओ स्पीड क्या आएगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5/1 5, 10/2 5, 15/3 5। क्या तीनों कंडीशन के लिए क्या स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यही होता है कि जब आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल देखो कितना है, 1 सेकंड का है, इसमें भी 1 सेकंड का है, 1 से 2 पे जाने में इंटरवल कितना है, 10 - 5 5 मीटर का, फिर 15 - 10 5 मीटर का। तो इंटरवल 1 सेकंड है और डिस्टेंस का इंटरवल 5 मीटर है। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो देखो यहाँ से देख सकते हो आप, जैसे 1 2 3 और ये 5 10 और ये 15। तो देखो जब आप ड्रॉ करोगे तो कि स्ट्रेट लाइन आएगी, और जब स्ट्रेट लाइन आ जाए तो समझ लेना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। अब दूसरा मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें देखो ध्यान से देखो कि ऐसे ये पीछे की तरफ आ रहा है। देखो ध्यान से चीज़ ऑब्जर्व करो कि यदि आप ऐसे लाइन बनाओ, देखो मान लो कि 5 सेकंड का टाइम है, तो यहाँ वाली पोजीशन तो ये आएगी, यहाँ वाली पोजीशन ये आएगी जब आप ग्राफ मिलाओगे। ध्यान से देखो कि 5 मीटर और 10 मीटर क्या एक ही टाइम पे 2 जगह हो सकता है क्या? नहीं। और टाइम पीछे भी नहीं आ सकता, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके बाद है पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर देखो ध्यान से कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक है थोड़ा डाउन हो रहा है। ऐसे 3 आते हैं बेसिकली स्ट्रेट लाइन, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये क्या है, आपको लग नहीं रहा कि ये ग्राफ ऐसा है जिसमें स्टार्टिंग में इस तरीके से जा रहा है, देखो ये। तो शुरू वाले टाइम में क्या है कि ये डिस्टेंस कम कवर करेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है ये कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी यदि बढ़ेगी तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस। तो ये एक्सेलरेटेड ग्राफ का मतलब मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। दूसरा देखो, स्टार्टिंग में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था लेकिन अब बेचारा थोड़ा स्लो हो गया है, तो क्या वेलोसिटी डाउन हो गई। डाउन होने का मतलब क्या है कि ये रिटार्डेशन है, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ये रिटार्डेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या है, इसमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं। मान लो आप ये ओरिजिन है, आप मान लो यहाँ थे, मतलब जब आपने टाइम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो कार की जो वेलोसिटी थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, बहुत धीरे। साइकिल की ले लेते हैं, साइकिल की हो सकती है ऐसी 5 किलोमीटर पर आवर। लगातार वही बनी हुई है, 5 10 15 30 मिनट बाद 1 घंटे बाद भी कितनी ही है। इसका मतलब ऐसे कांस्टेंट लाइन आ जाएगी। हाँ, इसमें भी आ सकती है कांस्टेंट लाइन बेटा, इसमें भी कांस्टेंट लाइन आ सकती है यदि पोजीशन इधर हो टाइम इधर हो। यदि स्ट्रेट लाइन आ जाए इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो किस में है, रेस्ट में। ये रेस्ट का ग्राफ होगा। ध्यान देना यहाँ कौन है, चिपका मत देना, ऐसे वाई एक्सिस पे देख लेना अच्छे से कौन है। यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, अरे ऑडोमीटर में कांस्टेंट है, हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो आप, तो क्या आप रेस्ट में हो गए क्या? नहीं। तो फिर किस में हो गए, मोशन में। रेस्ट में नहीं आ सकता। यहाँ देखो ध्यान से वेलोसिटी टाइम, यहाँ ध्यान से देखें तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है और कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वाले केस में देखो यहाँ वेलोसिटी डाउन हो रही है ना, तो फाइनल कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी, तो क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, 1 2 पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि जैसे इधर आपकी वेलोसिटी उधर टाइम हो
तो जब आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया निकालोगे ना, तो एरिया तो यही तो आएगा। जैसे ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है ये, तो इसका नीचे का एरिया क्या होगा? अरे इसका नीचे का एरिया ये तो होगा, ये नीचे वाला ये शेडेड एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया सिंपल निकाल लेते हैं। जैसे इधर जो क्वांटिटी है उसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। जैसे आपको स्क्वायर का एरिया निकालना होता तो कैसे निकालते थे? जैसे 2 और 4 का, तो सर 2 इंटू फोर का मतलब होता है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ वाई एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे कौन है? टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आएगा? अरे डिस्प्लेसमेंट आएगा ना। अरे वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अब स्लोप क्या देगा इसका? स्लोप का मतलब होता है कि जैसे आप पहले यहाँ थे इनिशियल पॉइंट पे, फिर आप यहाँ पहुँच गए, तो आपने ये कवर की ना वाई एक्सिस पे, ये कितना आएगा? क्या ये v माइनस यू आएगा? तो ये तो आ गया आपका ये, और ये लेंथ कितनी है? t माइनस जीरो टी, और ये लेंथ कितनी है? v माइनस, लेंथ का मतलब ये क्वांटिटी v माइनस यू। तो वाई एक्सिस वाले को एक्सिस वाले से डिवाइड कर दो। वाई एक्सिस पे जो गैप है उसको एक्स एक्सिस वाले गैप से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका क्या आता है? स्लोप। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या आएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये, तो एक्सेलरेशन देगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो आता है एक्सेलरेशन, और उसका एरिया आता है डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीटी ग्राफ, क्योंकि उसके एरिया से स्लोप से दो क्वांटिटी निकल के आती हैं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। एक आता है पोजीशन और टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो इसका स्लोप आएगा ना, स्लोप क्या आएगा? ये डेल्टा एक्स आएगा, x2 माइनस x1, और ये आएगा t2 माइनस t1 जो कि टाइम है। तो डेल्टा एक्स अपॉन टाइम क्या आएगा? पोजीशन अपॉन टाइम क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है, स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है। इसका एरिया कुछ भी नहीं देता, क्योंकि एरिया में क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम आएगा। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता, ठीक है। एक आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है वो क्या देगा? देखो ये एरिया a इंटू टी। ए इंटू टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी देगा आपको, ऐसे निकाला जाता है। अब है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहले डेरिवेशन हुआ करता था, लेकिन अब डेरिवेशन नहीं, सीधे याद करो आप। तो 3 है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v is the final velocity, u is the initial velocity, and a is the acceleration, t is the time travel. So v is equal to u plus at as displacement, ut plus half at square, और v square minus u square is equal to 2as। लेकिन ये कब हैं? जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सवाल हैं, ठीक है। अब आज एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एक सर्कल होता है, सर्कल पे वो चलता रहता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो पहले मान लो ये यहाँ था, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर देन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या बदल रही है? देखो मैंने एरो बना रखे हैं, यहाँ डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड है, इस पे ईस्ट की तरफ है। तो क्या हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। और वेलोसिटी जो आती है वो कितनी आती है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी तो हालांकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2πr अपॉन t। 2πr मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। लेकिन स्पीड तो निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी आएगी? 2πr अपॉन t कंप्लीट साइकिल की, या छोटे पाथ के लिए देखना हो तो वैसे निकाल सकते हैं। सो बेसिकली इसमें जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है वो आता है AC इज इक्वल टू C फॉर सेंट्रीपिटल, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, v स्क्वायर अपॉन r इंटू या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा r, और r इज द रेडियस, v इज द स्पीड, एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ओके, फोर्स कितना लगेगा? m इंटू ए सी, तो लग जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्शन रहती है एक्सेलरेशन की, ये हमेशा सेंटर की तरफ रहती है।
ऊपर जाएगा तो अंदर की तरफ रहेगी, यहाँ हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, टूवर्ड्स ओ सेंटर। सो ये था इस लेक्चर में कंप्लीट। अच्छे से रिवाइज करना है इसको और बच्चों को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।